ओके नाउ यहाँ पर आप एब्डोमेन के मॉड्यूल में इस वक्त आप यहाँ पे कर रहे हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आपके सिलेबस में ये कंप्लीट पूरा आपको डिटेल में करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, द स्किन, द fascias, everything including the scrotum in case of male. And then after those 3 or 4 muscles especially, and various modifications or various landmarks in these 4 muscles, वो आपको डिटेल में करने हैं। And along with that the inguinal canal which was created, it was formed in between the muscles, उसकी बाउंड्रीज आपको अच्छे तरीके से देखनी है। And during this whole process there was descent of the testis and the spermatic cord formation, that was important also, एक और टॉपिक जो आपको करना है। और in the middle you have to do here the rectus sheath formation also and its contents, वो आपको देखने हैं। And then the neurovascular bundles of the anterior abdominal wall, ये डिटेल में करना है आपको पूरा। And then the inguinal hernia etc, वो थोड़ा सा हम उसको देखेंगे दोबारा भी। And then you enter into the abdominal cavity, और वहाँ पर आपको देखने हैं विसरा। विसरा की जो डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में है वो ब्रीफ है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इट्स नॉट इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग बट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज विसरा। उसमें आपको जितने डिटेल्स कराए जा रहे हैं उतने आपको करने पड़ेंगे। And in that especially we were discussing last time that in viscera especially you see that if you have removed or you have made an incision through the sagittal plane of or the sagittal incision, or you can say median incision, vertical median incision if you are actually giving here and opening your anterior abdominal wall, you will see these structures, but actually you will see this first. And this all fate, मैंने बताया इसमें fate है बहुत ज़्यादा, इसको हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ये ओमेंटम है, बेसिकली पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम। अब जैसे इसको आप रिट्रैक्ट करेंगे तो ये नजर आएंगे। अब रिट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दिस ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम इज अटैच्ड हियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो इसका मकसद ये कि इससे ऊपर आपको स्टमक नजर आएगा और लिवर भी आएगा। दो लिवर ज्यादातर हिडन होता है अंडर द कास्टल मार्जिन, यू कांट फील द लिवर until it is enlarged. enlarged हो जाएगा ना तो पूरा आपको कास्टल मार्जिन से नीचे अब फील होना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कितना enlarged है। तो इतना 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 कि इवन आप अगर फॉर एग्जांपल देखेंगे कि लिवर ख़ास तौर पे अगर किसी ट्यूमर या किसी कैंसर की वजह से अगर वो enlarge हो जाता है तो आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट आपके इवन एब्डोमेन के लोअर राइट पोर्शन तक आ जाता है। अगर आप इसको 400 में डिवाइड कर दो तो लोअर राइट क्वाड्रेंट तक इवन लिवर इनलार्ज हो जाता है। तो यहाँ से तो पल्पेशन शुरू करते हैं। जब भी हम लिवर को पल्पेट करना शुरू करते हैं तो फिर हम राइट लोअर क्वाड्रेंट से यहाँ से अब नहीं है नहीं है नहीं है जहाँ तक है, और फिर वहाँ फील करते हैं हम उसको कि लिवर इनलार्ज्ड है। एडल्ट के अंदर लिवर कभी इनलार्ज्ड, कभी लिवर नॉर्मल साइज का लिवर पल्पेट नहीं होगा, बिकॉज इट ऑल हिडन अंडर द रिब्स। लेकिन बच्चा जो पैदा होता है ना, जो उसका जो नॉर्मल लिवर भी होता है, क्योंकि अभी उसका एब्डोमिनल कैविटी इतनी बड़ी नहीं होती, तो नॉर्मल लिवर भी उसका पल्पेट हो जाता है, तो वो इलाज नहीं कहलाएगा, वो डिजीज नहीं है। हेपेटाइटिस जब भी हो गए डॉक्टर जो ना वो फील करेगा यहाँ पर। तो लिवर के इलाजमेंट इस तरीके से यहाँ पर, जिसको हम हेपेटोमेगेली कहते हैं, हेपेटोमेगेली। और ऐसा ही स्प्लीन हो जाए तो स्प्लीन पे आपको फील नहीं होगी। स्प्लीन अगर नॉर्मल है तो यू कांट फील स्प्लीन थ्रू द एब्डोमेन, अक्रॉस द एब्डोमेन। एब्डोमिनल वॉल में ऐसा फील करेंगे आपको नहीं होगी। स्प्लीन इनलार्ज होगी, स्प्लीन अपने साइज से ट्वाइस मोर इनलार्ज हो जाएगी तो अब फील होगी। लिवर थोड़ा भी इनलार्ज हो जाएगा वो आपको फील होगा, उसका लोअर बॉर्डर जो है इंफीरियर बॉर्डर आपको फील होना शुरू हो जाएगा। स्प्लीन वो अपनी साइज से अगर ट्वाइस मोर हो जाए, मोर देन ट्वाइस मोर, then you will feel the spleen, you can palpate the spleen
थ्रू द एब्डामेन। अब उसको एब्डामेन, उसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगैली। उसके बहुत सारे काजेज हैं, फिर हम उसको आगे से आप फिजियोलॉजी में भी देखेंगे, ब्लड वगैरह में भी। तो ये सारे विसरा जो है ना, इनको आपको करना है यहाँ पर। और ये जितना मैंने आपको बताया यहाँ, इन विसरा में आपने इसोफेगस को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, बिकॉज इसोफेगस इंफ्रा डायफ्रामेटिक इज ओनली हाफ एन इंच ऑफ द इसोफेगस विल बी देयर, एंड आफ्टर दैट वाज द स्टमक। और स्टमक को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डिड्यूनम डिस्कस किया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये ग्रेटर ओमेंटम ऊपर उठाएं आप, ये आपने ऊपर उठा लिया, और इसके बाद आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को आपने किया, जिसमें से पहला था यहाँ स्टमक। और स्टमक को हमने डिस्कस किया। अब स्टमक में जैसे डिस्कस किया तो उसकी सरफेसेस बताई, उसके बॉर्डर्स दिखाए, उसके पार्ट्स दिखाए आपको। और यहाँ खास तौर पे मैंने बताया कि इसका ये स्फिंक्टर है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये है इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बताया था हमने आपको कि कार्डियक एंड पर कोई स्फिंक्टर एज सच नहीं है, कोई एनॉटमिक स्फिंक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एनॉटमिक स्फिंक्टर है, वो देख सकते हैं आप ये। और ये तीन स्फिंक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? जीआईटी के जो इनर सर्कुलर लेयर होता है ना, जो इनर सर्कुलर मस्कुलर लेयर, क्योंकि आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि जो मस्कुलर लेयर है, इसकी दो लेयर्स होते हैं। ये मसल जो वाल मसल बनाता है, उसके दो लेयर होते हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। स्टमक में तो इनर मोस्ट ऑब्लिक भी है, बाकी हर जगह पे दो दो लेयर होते हैं। तो ये इनर सर्कुलर लेयर की थिकनिंग की वजह से यहाँ स्फिंक्टर क्रिएट हो जाता है, यू कॉल इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहाँ से हम जा रहे हैं इनटू द ड्यूडिनम। ये आप ड्यूडिनम देख रहे हैं यहाँ पर, इसके हमने पार्ट्स बताए आपके, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। और उसमें फिर आपको दिखाया ये एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरस, एंड दिस इज पाइलोरिक ओरिफिस। ये सुराख है वो जिस जगह से हम जा रहे हैं इनटू द ड्यूडिनम। ये ड्यूडिनम में आप जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं पूरा स्टमक। स्टमक की ह्यूज ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई में एक साथ करेंगे सब ऑर्गन्स, एंड यू कैन सी दिस ड्यूडिनम जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया यहाँ पर। और ये है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, एंड नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट, एंड नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट। ये चार पार्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस ऑल फोर पार्ट्स यू हैव बीन एक्चुअली शोन हियर। और ये चार पार्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमने यहाँ से क्या काटा है? यहाँ से स्टमक को हटाया है, और यहाँ से होल स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बीन कट टू शो यू जस्ट द ड्यूडिनम्स, फोर पार्ट्स। और यहाँ आपको बताया मैंने कि दिस इज नाउ ड्यूडिनम, एंड ड्यूडिनम हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विद द pancreas, and the head of the pancreas, you know that is being trapped here, has been actually trapped and gripped by the C-shaped curve of the duodenum, and then this is the neck, this is the body, and now this is the tail. और tail आप यहाँ पे देखें स्ट्राइक कर रहा है किसको? हाइलम ऑफ द स्प्लीन को। ये स्प्लीन यहाँ पर आप देखें, और स्प्लीन कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर अंडर दी। ये अगर आपको और कुछ भी ना आता हो ना, तो आप नीचे की जो आपकी 4 रिब्स हैं उसमें से लास्ट वाली छोड़ के 12 छोड़ देंगे, तो फिर 9, 10, 11 रिब्स जो हैं आपकी, उसके नीचे ये अंडरनीथ यहाँ पर यहाँ मौजूद है। और इलाज होगी तो फिर ही आपको ये फील होना शुरू हो जाएगी। ट्वाइस मोर द साइज ऑफ इंसुलिन ऑफ योर स्प्लीन इफ इट इज एक्चुअली लार्ज, देन यू कैन फील इट अंडर द कास्टल मार्जिन, लेफ्ट कास्टल मार्जिन का अंडरनीथ अब आपको फील होना शुरू हो जाएगी। और जब भी स्प्लीन इनलार्ज होती है तो स्प्लीन की जो डायरेक्शन ऑफ इनलार्जमेंट होती है वो ऐसे होती है, यहाँ ऐसे नहीं आती। अंडरस्टैंड? ये आपको चल के बताते हैं आप। और ये हैं वो 4 पार्ट्स जो आप क्लियर करके देख रहे हो। जो सेकंड पार्ट है, दिस इज पासिंग इन फ्रंट ऑफ द हाइलम ऑफ योर राइट किडनी, एंड देन दिस इज द थर्ड पार्ट विच इज पासिंग अक्रॉस द जैसे मैंने बताया इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा, और यहां तक पहुंच जाएगा। समझ ले? और ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो जगह है जहां पर हेड ऑफ द पेंक्रियास ग्रिप्ड है, और ये जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये देख रहे हैं आप बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट आप ऊपर से ये लिवर से आ रही है, और ये ओपन हो रही है कहाँ पर? पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट ऑफ योर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एट इट्स मिडल, और ये मिडल में यहाँ ओपन हो गई। एम्ब्रियोलॉजिकली जो आपका जो जीआईटी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट।
जैसे ना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होते हैं, ये जीआईटी आपकी इस तरीके से एम्ब्रियोलॉजिकली डिवाइडेड है और हर पार्ट की ब्लड सप्लाई अलग है। अगर फोरगट है तो उसको एक आर्टरी सप्लाई करेगी जिसकी फिर बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, और डिपेंड करता है कि फोरगट में कौन से आर्गन्स आते हैं। जैसे ना एक मुल्क है, उसके प्रोविंसेस हैं, लेकिन उस प्रोविंसेस में उनके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो एक मुल्क है तो ये जीआईटी है, 3 प्रोविंसेस हैं इसके, माने फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट है। फोरगट मीन्स बिफोर गट, माने पहला गट का हिस्सा, 1/3 पहला का, मिडगट मीन्स बीच वाला, हाइंड गट मीन्स बिहाइंड वाला, मीन्स आखिरी वाला। ये इसके हैं। लेकिन कौन सा पार्ट कहाँ खत्म होता है, हर सूबे के और दूसरे सूबे के बीच में एक लाइन होती है ना यहाँ पर। लेकिन जिस 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 हम प्रोविंस में दाखिल होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यानी आपके फोरगट में कुछ आर्गन्स होंगे। फोरगट के आर्गन्स में इसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, ड्यूडिनम का हाफ आएगा। हाफ ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से हाफ बोलेंगे, कहाँ आप ट्रेवल करते जाएं, इसोफेगस में से ट्रेवल करते 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 आप स्टमक से घूमते घूमते जब ड्यूडिनम में आ जाएंगे, तो ड्यूडिनम की जर्नी के दौरान एक ऐसा स्पॉट आएगा जिस जगह से आपको बताया जाएगा कि ये फोरगट आपका यहाँ ख़त्म है। आप जाएं कंटिन्यूटी में, कोई मसला नहीं है, लेकिन फोरगट यहाँ ख़त्म है, यहाँ से मिडगट शुरू है। नहीं, जहाँ बाइल डक्ट ओपन होती है, एट द साइड वेयर द बाइल डक्ट इज ओपन। लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स की इंपॉर्टेंस यह है कि इससे पहले जो है, इससे पहले अब जो ब्लीडिंग हो उसको अपर जीआई ब्लीडिंग कहते हैं, इससे बाद की जो ब्लीडिंग्स हो उनको लोअर जीआई ब्लीडिंग कहते हैं। वो सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली फोरगट और मिडगट को जुदा करेगा कौन, बाइल डक्ट। इसका मकसद यह है कि ड्यूडिनम इज हाफ इन द फोरगट एंड हाफ इन द मिडगट। तो हाफ मिडगट में, कौन सा हाफ, सेकंड पार्ट का लेटर हाफ एंड देन थर्ड पार्ट फुल एंड फोर्थ पार्ट, उसके बाद जेजुनम, फिर इलियम, आगे से बताते हैं आपको। और जितने भी आ जाएंगे ये सारे मिडगट में होंगे, और एक जगह वो आएगी जहां आपको बताया जाएगा कि मिडगट एंड हो गई है और हाइंड गट शुरू हो गई है। और हाइंड गट के बाद तो आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हाइंड गट ख़त्म हो गई है। हाइंड गट ख़त्म माने जीआईटी ख़त्म। तो इसका मकसद है कि वेयर द मिडगट विल एंड, दैट स्पॉट हैज़ टू बी डिमार्केटेड देयर। तो इसकी भी आप एक इंपॉर्टेंस आप यहाँ समझ सकते हो कि वेयर दिस इज द एरिया, मीन्स यहाँ से एक आप इमेजिनरी लाइन आप ड्रा करें। यहाँ कोई लैंडमार्क है सच ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई बनी हुई है कोई चीज़। हमने यहाँ पे पूरा उसका एम्ब्रियोलॉजी देख के हमने ये तय कर लिया है, समझ लिया है कि यहाँ पर, और कौन हमें बताता है कि ये फोरगट हम अपनी मर्जी से नहीं करते। हम देखते हैं कि वो जो आर्टरी सप्लाई कर रही है इसोफेगस को, स्टमक को और ड्यूडिनम को कहाँ तक कर रही है, वह हम लाइन ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ तक सप्लाई है ये फोरगट। तो इसका मकसद है कि फोरगट की सप्लाई क्या होगी, फोरगट की सप्लाई एक खास आर्टरी होगी, और ऐसा ही मिडगट की सप्लाई। So this was actually here various parts of the gallbladder, and gallbladder में जब आप नेक के करीब आएंगे ना, ये अब यहाँ पे देखिए कि छोटा सा पाउच होगा, जैसे पाउच, ये छोटा सा एक पाउच सा बन जाएगा, इसको हम हार्टमैन्स पाउच कहते हैं। हार्टमैन्स पाउच, HART, हार्ट, MANN', इसका दी हार्टमैन्स पाउच। और ये हार्टमैन्स पाउच यहाँ पर मौजूद मिलेगा। और इसके बाद यहाँ वैसे स्टोन एकदम से स्लिप नहीं होता, आसान नहीं है। यहाँ पर हार्टमैन्स पाउच है तो यहाँ आके बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ से और कंस्ट्रक्शन होगी तो सिस्टिक डक्ट में आ सकता है। सिस्टिक डक्ट में आया तो गॉलब्लैडर इतना जोर से कंट्रैक्ट करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि एकदम से आपको सीवियर पेन होगा। यहाँ पर कहाँ, यहाँ अपर राइट क्वाड्रेंट में। अपर राइट क्वाड्रेंट का मकसद है कि ये इस जगह पर, अपर राइट क्वाड्रेंट जिसको हम बोलते हैं, तो जहाँ अपर राइट क्वाड्रेंट में इस जगह पर आपको, इसको हम उमूमन हाइपोकॉन्ड्रियम भी बोलते हैं। अगर आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें ना, अगर एब्डोमेन को, कहाँ, अम्बलाइकस, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ज़िफाइड प्रोसेस से यहाँ एक वर्टिकल लाइन, तो आपका एब्डोमेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा सरफेस वाइज। ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पहला क्वाड्रेंट, इसको हम, क्योंकि ये कॉस्टल कार्टिलेजेस है ना, तो ये कॉस्टल कार्टिलेजेस के नीचे है कार्टिलेज। कार्टिलेज के लिए पड़ता है कॉन्ड्रा, कॉन्ड्रावल पड़ता है, कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल आपने पढ़ा होगा। ओके, नाउ if you will actually look at this
especially the gallbladder. And I told you that the gallbladder is actually having this, this is called the fundus, this is body, and this one is neck. But the neck, you know that just like, just before it joins with the cystic duct, there is a pouch. ये आपको ये पाउच नजर आ रहा है, ये इस हार्टमैन्स पाउच. अब यहाँ पे देखें कि ये पाउच नेचर ने इसलिए दिया है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेटेड जो बाइल है वो वहाँ पर मौजूद रहे, और जब ये कंट्रैक्शन हो तो वहाँ पर रेडी आपको मिले कि जब ये कंट्रैक्ट होगा तो जो बाइल यहाँ और यहाँ होगी, ये बाहर निकलने में टाइम लगेगा इसको. फौरी तौर पे कौन आएगा? फौरी तौर पे वो जगह जहाँ पर नेक के करीब जो पाउच है, वहाँ पर पाउच क्यों दिया है? क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी बाइल की वहाँ पर कंसंट्रेटेड रेडी मौजूद हो. थोड़ा सा ये कंट्रैक्ट करेगा, एकदम से बाहर आ जाएगी, और जैसे ये खाली हो जाएगा कुछ और यहाँ पहुँच जाएगा. तो एक रिजर्वायर यूँ समझ लो गेट के करीब मौजूद ही मौजूद होगा, इसलिए पाउच दिया. और उसके बाद यहाँ पर इफ़ फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज गोइंग आउट, ये ऐसा हो कि कंट्रैक्शन के बाद वो जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो तो वो बैक ना हो जाए, तो वहाँ पे कोई वाल्व होना चाहिए which actually allows the one way flow of at the time of contraction, वो one way flow उसका हो, ये एकदम से वापस ना आ जाए. तो नेचर ने यहाँ पर ऐसा कोई वाल्व रखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये है डक्ट है ना आपकी, ये डक्ट है. तो डक्ट के अंदर क्या होगा? एपिथेलियम, और इसके अंडरनीथ कुछ और स्ट्रक्चर्स. तो ये एपिथेलियम जो यहाँ पर ये वाल्व जो होती है ना आपकी, ये इस तरीके से होगी. यहाँ से एक फोल्ड आएगा ऐसे लाइक दिस, थोड़ा इस तरफ से फिर दूसरा फोल्ड आएगा, फिर ये इस तरफ से यहाँ फोल्ड आएगा, और ये इस तरफ. तो ये जब फ्लो यहाँ से होगा तो आप देखेंगे ये फ्लो कंटिन्यूस होगा कि इट विल बी लाइक दिस. तो ये एक तरह से स्पाइरल एक फ्लो, एक स्पाइरल पाथवे क्रिएट हो जाते हैं. इसको हम स्पाइरल वाल्व भी कहते हैं. इट्स नॉट एज सच वाल्व बट दीज आर दी फोल्ड्स ऑफ द म्यूकोजा. तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से स्पाइरल वाल्व क्रिएट हो जाए. इसको हम कहते हैं स्पाइरल वाल्व ऑफ हीस्टर. हीस्टर नाम है साइंटिस्ट का, स्पाइरल वाल्व ऑफ हीस्टर. अब देखिए यहां पर इस बिलियरी सिस्टम के अंदर, हेपेटोपैंक्रियाटिक बिलियरी सिस्टम के अंदर इतना वर्क हुआ है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर काम किया है, और बहुत सारे एरियाज पर उन साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखे हुए. जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि ये क्या था? स्पाइरल वाल्व ऑफ हीस्टर. अभी पाउच को देखा था हार्टमैन्स पाउच, दूसरा नाम. आपने उधर वो जो जनरली मैंने आपको पहले कराया जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला, ये जिससे आपने यहाँ पे देखा, दिस इज एम्प्यूला जो यहाँ पर मौजूद है लाइक दिस एम्प्यूला. ये पेपिला है, उसके अंदर पेपिला वो पॉइंटेड थिंग, और उससे हम अंदर जाएंगे तो वो डायलेटेड चीज जहाँ दोनों डक्स आपस में जुड़ के वो बड़ा चैम्बर बनाती है, एम्प्यूला ऑफ वाटर. और फिर हमने देखा था वो लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स. ये बहुत नाम है इनके. ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट आपने देखी ना यहाँ पर, इस मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का भी नाम एक साइंटिस्ट के ऊपर रखा हुआ है. दिस इज द डक्ट, इसका डक्ट ऑफ वर्सिंग, इज अ डक्ट ऑफ वर्सिंग. वर्सिंग नाम साइंटिस्ट का. और फिर ये जो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट देखिए आपने, इस पर भी नाम है इसका, जिसका डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. इतने यहाँ नाम है, समझ कि ये बहुत वर्क हुआ है यहाँ पर. और ये जो गॉल ब्लैडर हमने देखा अभी, जिसका फंडस आपने यहाँ पे देखा, ये फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर भी आप फील नहीं कर सकते अपने एब्डोमेन पर अंटिल इट इज इनलार्ज्ड. लेकिन अगर आप चाहें कि मैं गॉल ब्लैडर फील कर लूँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल पेशेंट को आप समझते हैं कि उसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, आपको शक है, आप यहाँ पे फील करेंगे तो अभी गॉल ब्लैडर आपको फील नहीं होगा. लेकिन अगर आप चाहें तो गॉल ब्लैडर को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं. आप नीचे कैसे करेंगे? क्योंकि इट इज एक्चुअली ऑन हिडन बाय द लिवर. ये ऐसा तो नहीं फील होगा. ये कहाँ हिडन होता है? लिवर में. लिवर के अंडरनीथ हिडन होता है, और लिवर तो खुद फील नहीं होता, तो ये तो होगा ही नहीं फील. फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को आप जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को, तो वो यहाँ पर अपनी फिंगर्स रखेगा. कहाँ? ये जो आप कास्टल कार्टिलेजेस देख रहे हैं ना, तो ये जो टिप होती है आपके 9th कास्टल कार्टिलेज की, उसके अंडरनीथ यहाँ पर अपनी फिंगर्स रखेगा, और पेशेंट को बोलेगा कि आप इंस्पायर करें, पूरी एयर अंदर लें, सांस लें, लंबी सांस लें. और लंबी सांस जब वो लेगा तो उसका डायफ्राम नीचे आएगा. आपको पता है जब आप लंबी सांस लेते हैं तो आपको जगह कहाँ चाहिए होती है?
थोरेसिक कैविटी में कि एब्डोमिनल कैविटी में? सांस जब लेंगे तो किसको जगह चाहिए, एब्डोमिन को कि थोरेक्स को? क्योंकि लंग्स में एयर भरनी है, तो थोरेक्स में जगह आपको चाहिए। तो कैसे क्रिएट होगी थोरेक्स में जगह? आपका डायफ्राम ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? और जब वो नीचे आएगा तो क्या लिवर यहीं रुकेगा कि वो भी नीचे आएगा? तो वो गाल ब्लैडर भी, तो आपके वो गाल ब्लैडर आपके स्किन के उस जगह पर आएगा जहां पर आपकी फिंगर्स मौजूद हैं। अब जो गाल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड होगा अगर, और पेशेंट जैसे सांस लेगा और आपके जोर, आपके प्रेशर के नीचे अगर उसको गाल ब्लैडर आएगा तो एकदम से उसको पेन होगा। तो लंबी सांस लेने से उसको क्या होगा, यहाँ पेन फील होगा और अपनी वो सांस चेक कर लेगा, बंद कर लेगा, एकदम से रोक लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जैसे सांस लूंगा मेरा गाल ब्लैडर नीचे आएगा और इसको लगेगा, उसको पेन होगा। आप जैसे आप करेंगे उसको बोले सांस ले, रुक जाएगा वो। क्यों? क्योंकि गाल ब्लैडर नीचे आ रहा है, वो इन्फ्लेम्ड है और आपके फिंगर्स के अंडर नीचे वो फील हो रहा है, फील हो रहा है, तो एकदम से वो चेक कर लेगा। आपको लेंगे कि ये पॉजिटिव साइन है, एंड साइन इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन। किसकी? एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक नहीं। क्रॉनिक में आपको ऐसा पेन नहीं होता, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो हम उसको कहते हैं कि इसको ये साइन पॉजिटिव है, इस साइन को कहते हैं मर्फीज साइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुन आएगी। नॉर्मली मर्फीज साइन पॉजिटिव नहीं होती। आप अपना यहां पे हाथ लगा के कितना भी सांस लें कोई मसला नहीं होगा। गाल ब्लैडर आपका भी नीचे आएगा, आपके अंडरनीथ फिंगर्स पे शायद फील हो जाए, लेकिन आप पेन से आपको एकदम से चेक नहीं करेंगे आप रेस्पिरेशन को। तो इसको मर्फीज साइन कहते हैं। तो मर्फीज साइन इज द इंडिकेशन ऑफ, पॉजिटिव मर्फीज साइन इज द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो गाल ब्लैडर का ये मामला यहां इस तरीके से मौजूद मिलेगा। और यहां पर हम देखें कि ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के बाद मैंने बताया कि यहां आएगा क्या, फ्लेक्सर, जिसके बाद ये कंटिन्यूस हो जाएगा अपने जेजुनम और इलियम के साथ। स्मॉल इंटेस्टिन के वो अगले दो बड़े हिस्से, जिसमें से फर्स्ट 8 फीट जो है वो जेजुनम है और रिमेनिंग 12 फीट जो है वो इलियम है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये लार्ज इंटेस्टिन है, इसको रहने दें आप फिलहाल। आप यहां आ जाएं, ये देख सकते हो, ये सीधा किया है इसको, वरना ये क्या होगा, ये क्वाइलिंग होगी यहां पर। इसको थोड़ा सा सीधा करके आपको दिखा रहा है कि ये है क्या, जेजुनम, और ये कहां जा रहे हैं आप, इलियम की तरफ। और ये आप देखें, ये इलियम होता गया होता गया होता गया और लार्ज इंटेस्टिन में ओपन हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टिन का यहां से लेके ये जो आप यहां पर आ गए, ये देखिए ये क्या था, ड्यूडेनम, और ये जेजुनम में शामिल हो गया है। ये जेजुनम और ये पूरा आप देख रहे हैं ये। अब रास्ते में जेजुनम कब खत्म हुआ और कब इलियम शुरू हुआ ये हमें पता नहीं चलेगा, कोई लैंडमार्क नहीं है सच। लेकिन कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ना, कुछ तो जी नहीं। ब्लड, ये इट्स ऑल, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ मिडगट। ये जेजुनम भी और ड्यूडेनम तो आधा मिडगट में था, आधा फोरगट में था। ये हमने देख लिया था किस जगह से, बाइल डक्ट की ओपनिंग से प्रॉक्सिमल और उससे डिस्टल, और उसके बाद जेजुनम भी और साथ में पूरा इलियम भी। ये तो सारे मिडगट के हिस्से हैं। इतना कुछ के ये जो लार्ज इंटेस्टिन अभी आप इंटर होंगे ना जब, ये भी मिडगट में है। और ये जो उठे हैं ना कोलोन वगैरह वगैरह, उसमें से जो असेंडिंग कोलोन है ये भी मिडगट में है, इवन ट्रांसवर्स कोलोन भी मिडगट में है। तो यहां थोड़ी कोई ब्लड सप्लाई आपकी चेंज हो रही है या इस किस्म की कोई चीज हो रही है, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस बहरहाल हैं मौजूद। आपसे अगर कोई जबरदस्ती पूछे कि ये टुकड़ा है जो बाहर है, अभी ऐसे भी नहीं है कि इंटेस्टिन बाहर निकाल के पेशेंट आता है। अब यहां पर हम देखेंगे ये कोई अगर फॉर एग्जांपल आपको दिखा दिया जाए कि ये है, ये उनमें से मुझे तो बताओ इसमें जेजुनम कौन सा होगा, इलियम कौन सा होगा, तो कुछ चेंजेस तो होंगी। ये चेंजेस आपसे पूछी जाएंगे। द डिफरेंसेस बिटवीन इलियम एंड जेजुनम, उसके मेजर डिफरेंसेस आपको करने होंगे। कि पूछा जा सकता है कि एज कंपेयर टू द जेजुनम द इलियम इज, तो आपको जेजुनम और इलियम के बीच में डिसिमिलरिटीज क्या हैं। तो इसका मकसद यह हुआ कि अगर इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, तो जेजुनम की स्टार्ट किधर से हो गई, जेजुनम की स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, वेयर देयर वाज अ लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स,
एंड फ्रॉम हियर इट विल स्टार्ट। अगर आप ना जेजुनम को ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर पर काट के और ये टर्मिनल इलियम को काट दें यहां से, तो जो चीज बाहर ले आएंगे ये कितनी लंबी होगी, कितना लंबा होगा ये भाई। मैं इसको टर्मिनल इलियम से यहां से काटता हूं, यहां से, और ये ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से काटूंगा, तो इसका मकसद है कि मेरे हाथ में पूरा जेजुनम और पूरा इलियम होगा। और कितना लंबा, 20 फीट लंबा। मैंने बताया आपको कि ये तकरीबन 6 मीटर से ज्यादा लंबा होगा ये। और इस 6 मीटर की इस पूरी जर्नी के अंदर आपको शुरू में तो जितना भी आप आएंगे वो जेजुनम होगा। वहां से तो आप इनिशियल पोर्शन में तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि ये जेजुनम है कि इलियम है। स्टार्ट किससे होगी, जेजुनम से। और जब आप आखिर में यहां पहुंचेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वो तो इलियम होगा ही। इसका मकसद है कि मिडिल पोर्शन में कहीं कंफ्यूजन हो सकती है कि ये जेजुनम का हिस्सा है कि इलियम का हिस्सा है। अगर ना कोई इंपॉर्टेंट एनाटॉमिक लैंडमार्क होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, हम बोल देते कि ये। आप जाते हैं ना यहाँ से, अगर बैराज से अगर जाते हैं ना, यहाँ से कोटड़ी बैराज, ये जो जामशोरो वाली पुल है, यहाँ से अगर जाते हैं ना, ये आपको पता है कि ये जामशोरो का जो बैराज है, इसका आधा जो है वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, आधा हैदराबाद में। तो अगर इस जामशोरो की इस ब्रिज पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये हैदराबाद वाली पुलिस वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये हमारे हद में ही नहीं है, ये जामशोरो की हद में है। तो इसका मकसद है कहीं लैंडमार्क होता है जोग्राफिकली, वहाँ पर बाकायदा वो रेवेन्यू वालों का लैंडमार्क होता है। वो शायद मेरा ख्याल है को 15वां या 16वां दरवाज़ा है, यहाँ ये लैंडमार्क है कि यहाँ से उस तरफ जो है जामशोरो है, इस तरफ हैदराबाद है। वहाँ अगर हो गया एक्सीडेंट तो वो जामशोरो वाले रजिस्टर करेंगे कंप्लेन, और यहाँ हुआ तो फिर हैदराबाद वाले करेंगे। वहाँ हुआ तो ये हैदराबाद वाले सिर्फ देखते रहेंगे कि नहीं नहीं वहाँ हम नहीं जाए, वो हमारी हद नहीं है वो। तो जहाँ पर भी ये मिडिल पोर्शन में मसला है यहाँ पर, इसलिए एनाटॉमिकली इन लोगों ने ये मामला तय किया हुआ है कि बाबा जेजुनम के ये फीचर्स होते हैं, ये इलियम के फीचर्स होते हैं। जिसमें ज़्यादा फीचर्स हों, अगर जेजुनम के फीचर्स ज़्यादा हैं तो उसको जेजुनम मान लेंगे, और अगर इलियम के फीचर्स ज़्यादा हैं तो हम उसको इलियम मान लेंगे, क्योंकि कोई एनाटॉमिक लैंडमार्क है नहीं, है दोनों ही मिड गट के हिस्से। तो इस मार्क्स को आप देखेंगे। अब अगर आप फॉर एग्जांपल यहां से काटे, मैंने देखा यहां से, अब देखें एक चीज, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से जेजुनम को काट दें, ये देखें यहां से ये कट लगाया है ना, यहां से ये क्या चीज थी, ड्यूडेनम, और ये कट लगाया, इधर से कट लगाया और यहां से कट लगाया, क्या खींच के बाहर टेबल पे रखा है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम छोड़ के। तो जेजुनम इलियम कितना लंबा, पूरा समझ लो कि हमने ग्राउंड पे ऐसे तरीके से रखा हुआ है, यहां से इस दीवार से उस दीवार तक इतना लंबा। और जब हम यहां इसको ले आएंगे ना, तो उसका जो पैटर्न होगा या उसका जो शेप देखेंगे ना, ऐसे होगा। ये जेजुनम स्टार्ट करते हैं यहां से, ये जेजुनम है और ये ऐसे है। ये रफली में समझ लो कि ये 20 फुट लंबा दिखाया है, ये ऐसे होता है। इट्स अ ब्रॉडर इनिशियली एंड ग्रेजुअली इट विल गेट्स नैरोड डाउन। तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये होगा कि जेजुनम का जो अंदर ल्यूमन होता है वो वाइडर होता है और इलियम का ल्यूमन नैरोअर होता है। अब इसको थोड़ा सा आप देखें, ये अंदाजा लगा कि आपको ऐसे होगा। अब यहां पर हम देखें कि ये देखें, यहां से काटा है और यहां से काटा है, ये देखें ल्यूमन और ये देखें ल्यूमन, फर्क है कि नहीं है, कोई 5-10 गुना का फर्क है इतना। और ये टोटल आप यहां पर देख सकते हो लाइक दिस आल्सो। अब इसको निकाल के इन लोगों ने ये और ये 2 टुकड़े रखे हुए हैं यहां पर, ताकि तुम्हें जेजुनम और इलियम के बीच में डिफरेंसेस समझ में आए कि कौन से फीचर्स फेवर में हैं जेजुनम के और कौन से फीचर्स फेवर में हैं इलियम के। अगर इनके डिफरेंसेस जो हैं वो अगर 8-9 डिफरेंसेस हैं अगर इनके, या 7-8 डिफरेंसेस हैं अगर इनके, तो जो पार्ट तुम्हारे हाथ में है अगर उसमें 6-7 फीचर्स जेजुनम जैसे हैं तो हमारी तरफ से ये क्वालिफाई करता है कि ये जेजुनम है। एग्जैक्ट कोई लैंडमार्क जो नहीं है। और ये कंफ्यूजन कब होगी आपको, शुरू में, आखिर में, कि बीच में कहीं,
क्योंकि बीच में हमें पता नहीं चलता कब जेजुनम खत्म कब इलियम। वैसे ये मोर थ्योरेटिकल है, कब कौन खत्म कब क्या खत्म, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है दरअसल। लेकिन बहरहाल एनाटॉमी वाले हैं वो बाल की खाल उतारते हैं, वो पता लगाते हैं कि नहीं बताओ जेजुनम कौन सा पेशेंट जेजुनम हाथ में लेके आता है अपना, लेकिन ये बोल देते हैं फिर भी। ये बताएं ना, जैसे आपको बोन हाथ में देते हैं कि ये बताओ लेफ्ट का है कि राइट का है, पर मुझे नहीं आया अगर, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा पेशेंट पे। कभी आपने देखा है कोई पेशेंट अपना फीमर हाथ में लेके आया हो और तुम्हें कोई परेशानी हुई हो कि मैं ये कहाँ, ये लेफ्ट का है कि राइट का है, यार पता नहीं मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मैं अब क्या करूँ इसका। तो पेशेंट पे तो फीमर लगा हुआ होता है, जो राइट का है कि लेफ्ट का है, उसके इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। लेकिन ये एनाटॉमी वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, तुम्हें ये नहीं आ रहा है लेफ्ट का है राइट, ये तो कहमत की बात हो गई, ये तुम कैसे डॉक्टर बनोगे ये। और जिनको लेफ्ट राइट नहीं आता वो ही अच्छे डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि उनको फजूल बातें नहीं आती ना। तो यहाँ पर भी अब जेजुनम इलियम अब पढ़ाना तो पड़ रहा है, शर्म भी आ रही है, लेकिन बहरहाल पढ़ाना तो है। क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर उधर आप परेशान होंगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, जेजुनम की डिजीज़ तो ये फलां तो इन्फ्लेमेशन हो गैस्ट्रोएंटराइटिस और यहाँ तो जेजुनम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने यहाँ पर, तो करना तो है। अब यहाँ पर आप देखें, एक फीचर देखें, सबसे पहला फीचर तो नज़र आ रहा है सीधा सीधा, उसका ल्यूमन जो है ब्रॉड है, कैलिबर जो ल्यूमन का है ज़्यादा है, इसका स्मॉलर है। फिर देखें इसके अंदर हाथ डाल के इसकी वाल को फील करें और इसकी वाल को फील करें। अब इसके अंदर ऐसे हाथ डाल के इसकी वाल को फील करें ऐसे, और इसकी वाल को फील करें, क्या फर्क है। हाँ थिकर एंड थिनर है, एक थिकर है एक थिनर है। कौन थिकर है और कौन थिनर है, वैसे ये जेजुनम बता रहा हूं, ये इलियम बता रहे हैं। तो हु इज थिकर, जेजुनम इज मोर थिकर। अब यहां पर इसको भी देखने से पहले ये चीज आप यहां पे देख लें। अब ये सब क्या है यहां पर जो पड़ा हुआ है, ये जेजुनम और इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप अगर यहां पर देखेंगे ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पूरा एब्डोमेन है हमारा, इसमें जो कुछ हिस्सा, ये जो पूरा आपने यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन देखा, इसके अंदर जेजुनम इलियम के कॉइल्स पड़े हुए हैं। ये कॉइल्स से एब्डोमेन को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर जेजुनम जो है हमारा है, ये ज्यादातर आपका ये वाला रीजन फिल करेगा। यानी इसका मकसद है कि खुदा न खासा यहाँ पर अगर एब्डोमेन में कहीं कट लग गया और कोई कॉइल इंटेस्टाइन का बाहर आ गया, तो यहां से अगर बाहर आया है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जेजुनम होगा। तो एक डिफरेंस क्या है कि ये एब्डोमेन का कौन सा हिस्सा घेर रहा है ज्यादातर, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ज्यादातर, ये, जबकि वो ज्यादातर राइट लोअर क्वाड्रेंट, क्योंकि ये यहां से होता होता आखिर में इधर आके ओपन होना है इसको। तो इलियम ऑक्यूपाइज मोर ऑफ लोअर राइट एंड दिस मोर ऑफ अपर लेफ्ट। तो इसका मकसद है कि एब्डोमेन के अंदर इसकी जो लोकेशन है, इसका जो एरिया है जो ये कवर करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर होगा। और दूसरी चीज यहां पर ये है कि ये एब्डोमेन में यहां तो मौजूद हैं, अगर ये कट लगाए ना, तो ये पूरे जो 20 फीट है ये आप ऐसे बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं ऐसे करके। जेजुनम अटका हुआ होगा किसके साथ, डिड्यूनम के साथ, और इलियम जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो ये पूरा क्या आप इस तरीके से ला सकते हैं कि ये पीछे मीजेंट्री के साथ अटैच होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि ये कोई भी इंटेस्टाइन, कोई भी स्टमक या कोई भी ऐसी चीज कैसे होती है, जब आप इस तरीके से लेते हैं तो ये पीछे आपको दिखाया था, ये लास्ट लेयर जो है ये पेरिटोनियम, ये यहां था, ये आगे आता है यहां, तो पीछे किसके साथ अटैच होता है, मीजेंट्री के साथ अटैच होगा। तो इट इज अटैच विद द मीजेंट्री। तो मीजेंट्री इसको कहां अटैच करेगी, फ्रंट से कि बैक से, तो डार्सल मीजेंट्री होगी, पीछे होगी। अब मीजेंट्री ये तो कट में मैंने ऐसे दिखाया, ये ऐसे है कि पूरा पाइप है ये पूरा, और जो पूरा पाइप है, तो ये पूरा पाइप क्या करेगा, ये पूरा पाइप आगे जब लेके जाएंगे तो ये सारा का सारा अटैच होगा किसके साथ,
मीजेंट्री के साथ। छोटा पेपर देना, बस ठीक है, सही। इट विल बी लाइक दिस। मैं जब देखता हूँ ये पेपर पड़ा होता है, इससे जाहिर होता है यहाँ सफाई वफाई नहीं होती। ये 6 दिन पहले का पेपर है, किसी ने यहाँ दिया था मुझे। अंडरस्टैंड? ये देखिए यहाँ से ये से था, ये से होगा कि आगे आया है, आगे आया है, तो ये इट विल बी लाइक दिस। ये अंदर क्या फंसा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ लो कितना, ये 20 फीट लंबा। तो ये पीछे किससे अटैच है? मीजेंट्री से। ये मीजेंट्री से अटैच। अगर ये यहां पर है 20 फीट, तो ये जहां अटैच होगा, ठीक है, जो जहां अटैच होगा, तो वो जो अटैचमेंट की साइट होगी वो भी कितनी होनी चाहिए? हाँ, तो 20 फीट जगह है आपके पास, तो फिर कैसे करेंगे आप? हाँ, फोल्ड भले करें आप, कुछ वो तो करेंगे ही, लेकिन अटैचमेंट की साइड कैसे फोल्ड होगी? तो इसका जो तरीका है उसको थोड़ा सा देखना होगा आप। ये मीजेंट्री जो आई है ये ऐसे नहीं है पैरेलल, ऐसे 20 फीट। मीजेंट्री जब अटैच है ना वहां पर, तो अगर आप बॉडी को इस तरीके से देखें, ये पोस्टीरियर बॉडी वाल है, ये पूरा है पैराइटल पेरिटोनियम, तो यहां से मीजेंट्री उठाई होगी ना। और मीजेंट्री जहां से मीजेंट्री उठी है, यहां से मतलब जहां पर वो अटैच है, उसको मैं अगर कट लगाऊं, यहां पर कट लगा के मैं ले आऊं बाहर, तो उस जगह पर ऐसे 2 लाइनें नजर आएंगी या नहीं? देखिए यहां पर आप, ये है पैराइटल पेरिटोनियम और ये पीछे है क्या? इंटेस्टिन्स। ये इंटेस्टिन्स को जब आपने यहां पर आगे इसकी मीजेंट्री बनाने की कोशिश की, तो ये ऐसे लिया। अगर ये 20 फीट है तो ये मीजेंट्री की अटैचमेंट भी 20 फीट होनी थी, लेकिन 20 फीट तो जगह हमारे पास है ही नहीं। अगर मैं यहां इस मीजेंट्री को, यहां से इस मीजेंट्री को ऐसे में निकाल लूं, यानी ये विसरा यहां ले आऊं, तो मुझे ऐसे आएगा ना नजर, और ये मुझे 2 लाइनें नजर आएंगी कि नहीं? और ये क्या होगा? वही पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये जगह क्या थी? ये वो जगह थी जहां से मीजेंट्री आगे आई है, तो उसको हम कहते हैं रूट ऑफ मीजेंट्री। यानी जहां मीजेंट्री किसके साथ कंटिन्यूस हो गई? नहीं, यहां से ये 2 लाइनें किसके साथ कंटिन्यूस हो गई? पेरिटोनियम के साथ। तो मीजेंट्री खुद भी पेरिटोनियम ही तो है, अंडरस्टैंड? और उसके बाद ये मीजेंट्री जो है आगे किसको कवर करेगी? इंटेस्टिन को, तो वो विसरल पेरिटोनियम कहलाएगी। तो विसरल पेरिटोनियम, मीजेंट्री, पैराइटल पेरिटोनियम। और इस मीजेंट्री ने क्या फंक्शन किया? मोबिलिटी दी। और ये जो 2 लाइनें आपने देखी, इस 2 लाइनों में जो अंदर हाथ डालेंगे तो कहां चले गए? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में। और उधर है ना आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह, तो इसमें से कौन एंटर हुआ होगा? या आर्टरियां वगैरह, वेन्स वगैरह। तो मीजेंट्री ने क्या अलाउ किया? न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को अलाउ किया टू एक्सेस योर इंटेस्टिन्स। ये इनका फायदा है। लेकिन ये जो 2 लाइनें मैंने दिखाई, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कि यहाँ क्या था? अटैचमेंट थी। उसको हम कहते हैं रूट ऑफ मीजेंट्री। ये जड़ है मीजेंट्री की, यहीं से तो शुरू हुई है मीजेंट्री। क्या वो मीजेंट्री की जो रूट है क्या 20 फीट हो सकती है क्या? नहीं। तो मीजेंट्री की रूट 20 फीट नहीं होती, वो मीजेंट्री की रूट इतनी होती है जितनी आपका पोस्टीरियर बॉडी वाल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा चलो 2 फीट, 2.5 फीट। अगर ये 2.5 फीट आगे आया तो मीजेंट्री की टोटल कितनी होगी आपकी? उतनी 2.5 फीट ही होगी ना, जाहिर है। लेकिन आगे इंटेस्टिन को जो कवर करेगी, तो इंटेस्टिन 2.5 फीट का है कि वो 20 फीट का है? तो इसका मकसद है कि स्टार्ट इसकी ऐसे होगी, लेकिन जैसे जैसे इंटेस्टिन के करीब आई, ये ऐसे फैन शेप्ड हो जाएगी। तो अटैचमेंट उसकी ज्यादा से ज्यादा। अब ये जो अटैचमेंट है इसकी, जब हम काटते हैं तो ये 2 लाइनें नजर आती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रूट ऑफ मीजेंट्री होगी, यहां से स्टार्ट हुई है। ये अटैचमेंट इसकी यहां ऐसे नहीं होती, अटैचमेंट इसकी ऐसे होती है, ऑब्लिक होती है, ऐसे। यानी ये मीजेंट्री की जो रिफ्लेक्शन है वे ऐसे है, लाइक दिस। शुरू में वो कितनी 2-3 फीट, और उसके बाद 20 फीट लंबी, और घेर लेगी आपके पूरे इंटेस्टिन को। तो जब आपका इंटेस्टिन ऐसे बाहर पड़ा हुआ होगा,
तो इंटेस्टाइन अटैच होगा किसके साथ? वाया मेसेंट्री। और मेसेंट्री शुरू में कितनी, जितना इंटेस्टाइन है और आस्ते 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 ऐसे हो जाएगी। यानी आप अगर मेसेंट्री को देखें तो मेसेंट्री ऐसे होगी, समझ रहे हैं आप? ये ऐसे मेसेंट्री होगी। तो आप अगर इंटेस्टाइन को बाहर ले आए और मेसेंट्री को फॉलो करें, आपके हाथ में, अब तो करेंगे ना सफाई, अरे आपके हाथ में अगर कोई इंटेस्टाइन का टुकड़ा है, ऐसे भी नहीं है कि सारा इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगा, फिर तो पता चल जाएगा जेजुनम कौन इलियम कौन है। अगर आपके हाथ में इलियम का एक, यानी समझ लो कि एक इंटेस्टाइन का टुकड़ा है, कहीं से ये बल्ज किया है, यहां से इंजरी हुई है, सुराख हो गया, ये बाहर आ गया है, क्या सिर्फ वो आएगा कि मेसेंट्री भी होगी उसमें? आप मेसेंट्री को फिंगर लगा के फॉलो करें। अगर मेसेंट्री को फॉलो करते हुए रूट की तरफ जाएं और रूट जो हो आपका अबव एंड टू द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जाए, तो समझ लो आपके हाथ में जो जेजुनम, आपके हाथ में जो इंटेस्टाइन का टुकड़ा है ना, ये यकीनन जेजुनम है, क्योंकि इसकी मेसेंट्री किधर लगी हुई है? लेफ्ट। ये कहते हैं अबव एंड टू द लेफ्ट ऑफ एओर्टा, क्योंकि एओर्टा सेंटर में होता है ना। लेकिन अगर वो कोई बिलो एंड टू द राइट ऑफ एओर्टा हो तो समझ लो कि ये तुम्हारे हाथ में जो टुकड़ा है वो ये इलियम का टुकड़ा है। तो मेसेंट्री की अटैचमेंट पर भी इवन आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इन योर हैंड, जो पीस है वो किस चीज का है, वो जेजुनम है या इलियम है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस। तो एक तो लोकेशन और दूसरा द अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री। तो दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री, मेसेंट्री अटैचमेंट। अब मेसेंट्री से कुछ और फायदे लें आप आइडेंटिफिकेशन के। हाथ में आई तो है ना मेसेंट्री। अब देखिए मेसेंट्री का कुछ और मामला। ये देखिए आप, ये इस वक्त ये तो इंटेस्टाइन है, ये वाली जगह क्या होनी चाहिए फिर? मेसेंट्री। भाई पीस जो काटा है तो ये आपका जीआईटी है और साथ में अटैच है क्या इसके साथ? मेसेंट्री। ऐसा ही होगा ना। ये यहां पर है, इसको कवर करके ये क्या आ गई है? ठीक है, ये मेसेंट्री है। तो दिस इज मेसेंट्री। और मेसेंट्री में आपको दिख रहा है कि मेसेंट्री येलो कलर के सब्सटेंस से भरी हुई है। ये फैट है। अगर न मेसेंट्री में फैट मौजूद हो और वो फैट जीआईटी के उस पोर्शन तक पहुंच न सके, वहां न चढ़ा हुआ हो फैट, तो जो टुकड़ा तुम्हारे हाथ में है वो जेजुनम है। लेकिन इतना हो कि वो चढ़ते चढ़ते इवन वो फैट कवर ही कर ले तकरीबन आधे से ज्यादा जीआईटी के उस टुकड़े को, तो समझ लो कि ये इलियम है। तो फैट किसमें ज्यादा? तो हम फैट की क्वांटिटी को देख के कि वो मेसेंट्री को कितना फिल कर रहा है, हम कह सकते हैं कि ये जेजुनम है कि इलियम है। नंबर 1, ये आपकी तीसरी डिफरेंस है। उसके बाद आप थोड़ा सा और देखें, ये मेसेंट्री का ये जो इस वक्त आपको हाथ में नजर आ रही है, ये सिंगल लेयर है कि डबल लेयर है? डबल लेयर होगा ना। ये जो आप यहां से मेसेंट्री, ये है तो पेरिटोनियम सिंगल लेयर, लेकिन यहां से जो तुमने ऐसे खींचा होगा तो वो डबल लेयर होगा ना। और डबल लेयर के बीचों बीच क्या आता है? ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज वगैरह वगैरह, यही आती है ना, जाहिर है। तो ये भी आ रही हैं। और जैसे ये वेन्स एंड आर्टरी जाहिर होंगी, इस पर आप ध्यान देना एक, कि जैसे ये आर्टरी जाहिर होंगी ना, ये जैसे आप, ये आर्टरी है, ये आपका पूरा इंटेस्टाइन है फॉर एग्जांपल 20 फुट का, आर्टरी तो एक ही होगी ना जो इनको सप्लाई करेगी, क्योंकि ये दोनों ही मिडगेट के हिस्से हैं, तो उनकी आर्टरी एक ही होगी। इतने बड़े 20 फुट के एरिया को एक आर्टरी कैसे सप्लाई करेगी? जाहिर है वो अपने पूरी जर्नी के दौरान इनको ऐसे ब्रांचेस देगी, जेजुनम को भी, इलियम को भी। इनको हम जेजुनल और इलियल ब्रांचेस कहते हैं। ये तकरीबन अपनी जर्नी के दौरान 20-25 ऐसी आर्टरियां देती है। ये आप देखें यहां से, ये देख रहे हैं, ये आर्टरी आ रही है, ये देख रहे हैं ब्रांचेस दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 ब्रांचेस दे देती है अपनी जर्नी में।
अब इसका आप देखें, इसका तरीक़ेकार क्या है, कितनी आर्टरियाँ दी, 10-15, ठीक है। अब ये आर्टरीज अगर आपको इस तरीके से मिली हैं जैसे आपको दिखाई जा रही हैं, अगर खुदा न खास्ता इस मेन आर्टरी के अंदर, और ये जितनी भी आर्टरियां जा रही हैं ना, अरे जितनी भी आर्टरियां जा रही हैं ये आपस में एनास्टोमोस न कर रही हो अगर, तो यहां अगर इस आर्टरी के अंदर, ये जो मेन आर्टरी है जिससे ब्रांचेस निकल रही हैं, इसके अंदर अगर कोई क्लॉट आ जाता है और ये क्लॉट जो है वो निकल के कहीं यहां इस आर्टरी में फंस जाता है, तो ये आर्टरी जितने टुकड़े को सप्लाई कर रही थी, इस टुकड़े की नेक्रोसिस हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। और अगर इस टुकड़े की इन्फेक्शन हो गई तो आपने टुकड़ा ही तो चला गया, क्या मसला है, 20 फीट लंबा था मेरा, इससे ज़्यादा अगर 15-20 आर्टरियां हैं तो 1-1 फीट को सप्लाई करती होंगी, और इससे मेरा कितना जाएगा, 1 फुट जाएगा, 1 फुट ही तो जाएगा। अभी मेरे पास है ना 19 फीट है मेरे पास, लेकिन याद रखें आप कि ये अगर 1 फीट चला गया तो वो 19 फीट पे आपके किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लाई यहां से, सप्लाई इधर से होके नहीं जाएगी, ये एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगी। मैं अपने फुट को, ये अपने फुट को, ये अपने फुट को, एक पूरा ब्रिज है आपका, 1 मील लंबा ब्रिज है, उस ब्रिज के ये टुकड़े में सिर्फ 2 इंच के काट देता हूं, आप गुजर सकेंगे वहां से? क्या यार, क्यों नहीं गुजर सकेंगे? एक पूरा किलोमीटर था, मैंने 1 मीटर ही दौड़ाया है यहां से। मसला स्टार्ट ना हो, भली बीच में हो कोई नहीं, लेकिन तुम जा नहीं सकते क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो गई। ये कंटिन्यूटी है, ये नहीं है कि मेरा 1 फीट ही तो गया है। 1 फीट क्या, तुम्हारा इवन आधा के 4 इंच भी जाते हैं ना, 1 इंच भी जाता तो वहां ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती, क्योंकि ये सीरीज में होगा ना, ये ल्यूमन है, ये कंटिन्यूटी है, ये पाइप है पूरा। आप देखते हैं ना यहाँ पर रूमन, आपने देखा होगा कहाँ से, सुई से, सिब्बी से आती है हमारे पास सुई गैस। और जब भी हमारे दोस्त अहबाब जो है वो नाराज हो जाते हैं, क्या करते हैं, वो छोटा सा 2 फीट का टुकड़ा वहां बम रख देते हैं। और 2 इंच तो उड़ाया है उन्होंने, क्या है, यहां पूरे इलाके की गैस बंद। कहाँ वो 1000 किलोमीटर से लाइन आ रही है, वो बेचारों ने यार 4 इंच ही तो तोड़ा है, सिर्फ 4 इंच उड़ाया, छोटा सा बम रख दिया था, वो पता चला कि पूरे सिंध की गैस ही बंद। 1 किलोमीटर, अब अंदाजा है 1000 किलोमीटर की रेंज में, यानी 600 किलोमीटर की पाइपलाइन के 6 इंच उड़ा देने से पूरा गैस बंद। वजह कंटिन्यूटी है ना, इसलिए। तो यहां इस किस्म की तो नेचर ने ऐसी इजाजत यहां नहीं दी है, एक ऐसा अरेंजमेंट रख दिया है कि फौरी तौर पे इस किस्म के मसाइल तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, इनको देखो यहां पर, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आए। क्या ये आर्टरियां उठ के क्या सीधी सीधी ऐसे गई हैं, या वो मीजेंट्री में अंदर इंटर होते ही एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रही हैं? अगर यहां एनास्टोमोस करेंगी तो सिर्फ एनास्टोमोस एक दफा नहीं हुआ है, थोड़ा आगे बढ़े तो एक और इस किस्म के आर्केड्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं आर्टीरियल आर्केड्स। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां अगर क्लॉट आ भी गया, जो ये टुकड़ा इसकी रेंज में था, क्या ये ब्लॉक हो जाएगा क्या, या इसकी इन्फेक्शन हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यहां से होता हुआ ब्लड दूसरी जगह से पहुंच जाएगा उसके पास। तो आर्टीरियल आर्केड्स का आपको फायदा हुआ ये कि आपको यहां पर एक आर्टरी में अगर कोई क्लॉट आ गया, जिसको हम कहते हैं एम्बोलस वगैरह, या कोई इस किस्म की कोई चीज आ गई, तो नेक्रोसिस या इन्फेक्शन नहीं होगी वहां पर। तो आर्टीरियल आर्केड्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन आर्टीरियल आर्केड्स को भी ऐसे नहीं समझना कि ये आर्टीरियल आर्केड्स आखिरी लम्हे तक होंगे। ये 1 या 2 या 3 सीरीज में होने के बाद उसके बाद सीधी आर्टरियां आ जाएंगी। अब अगर खुदा न खासा क्लॉट यहां तक पहुंचा ना, तो फिर आपको नुकसान होगा। लेकिन कम से कम यहां तक अगर पहुंचा तो नुकसान आपको नहीं होगा। नेचर आपको बचाने की आपको पूरी कोशिश की है, लेकिन अब आपकी यहां पर अगर किस्मत इतनी खराब है और यहां से स्लिप होकर यहां आगे फंस गया है, तो ये जो सीधी आर्टरियां होती है ना, सीधी आर्टरियां, इनके आपस में एनास्टोमोस नहीं होती। इतनी देर तक कोई पहुंच जाएगा, यूं समझ लो कि बाहर हमारे मोहल्ले में दाखिल हुआ, शहर में हुआ, मोहल्ले में भी हो गया,
मेरे अंदर के लोहे के गेट को भी तोड़ के अंदर आ गया, ड्राइंग रूम का तोड़, बेडरूम में भी आ गया, तो फिर उसका हक है कि वो मुझे मार दे। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर पाए, तो नेचर ने मुझे इतने बैरियर्स दिए हैं कि फिजियोलॉजिकली मुझे बचने की पूरी पूरी मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है। कहते हैं ना कि बदकिस्मत होता है ना आदमी, जिसे इतनी मतलब वो पिस्टल लेके मेरे बेडरूम में मेरे बेड के ऊपर ऐसे खड़ा है, और आया है कहाँ से, दूसरे मुल्क से। अब यहाँ तक जो पहुँचा है तो उसका हक है बेचारे का, आखिर वो भी इंसान है। इतनी तकलीफ, भली गैंगस्टर ही हो, लेकिन गैंगस्टर भी तो इंसान होते हैं। अल्लाह आपका मालिक है तो उसका भी तो है ना। वो कहते हैं अल्लाह चोर की भी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं जाने देता। उसको सजा तो देगा उसकी चोरी की, लेकिन मेहनत उसकी रायगा नहीं जाने देगा। तो कहने का मकसद ये कि ये इस तरीके से यहां पर होंगे। लेकिन जो लास्ट है ना, जहां पर इस जगह पे फंस गया तो फिर आप गए, फिर वो टुकड़ा जाएगा आपका। ये जो सीधी आर्टरियां हैं ना, ये जो सीधी वेसल्स हैं, इनको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा, रेक्ट वर्ड, रेक्ट तो मेरा ख्याल है सिंपल इंग्लिश टर्म है वैसे। रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर, रेक्टेंगल, रेक्टस, ये मसल स्ट्रेट। रेक्टिफायर मीन्स टू मेक द थिंग्स करेक्ट, टू मेक द थिंग स्ट्रेट। तो रेक्ट वर्ड, ये रेक्टम, रेक्टस, ये इन आदमी वालों को रेक्ट वर्ड इतना पसंद आया है कि 3-4 डजन दफा इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। ये रेक्टस फीमोरस वगैरह आपने पढ़े ना, यहाँ भी रेक्टस एब्रामिनस अभी पढ़ा आपने, रेक्टम पढ़ेंगे। यहीं पर हर रीजन में रेक्ट तो है ही। पेल्विस में भी कहा, पेल्विस में रेक्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी रेक्टम है। एब्डोमेन में रेक्टस शीथ है, लोअर लिम्ब में रेक्टस फीमोरस है, हर रीजन में रेक्टस है। और हेड एंड नेक में जाएंगे तो जहाँ 4 रेक्टस हैं। और अभी ये एब्डोमेन में अभी आए हैं बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ पर अंदर कैविटी में भी रेक्टस, वेजा रेक्टा, स्ट्रेट वेसल्स। तो आपको ब्लड वेसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस शक्ल में नजर आई है? 2 शक्लों में, एक आर्केड्स और दूसरे वेजा रेक्टा। तो जब मीजेंट्री को तुमने देखा ना, तो मीजेंट्री के देखने से तुम्हें अंदाजा हो गया कि उसमें आर्टीरियल आर्केड्स हैं और वेजा रेक्टा है। अगर ना आर्टीरियल आर्केड्स की तुम्हें 1 या 2 सीरीज नजर आए तो समझ लेना कि ये जेजुनम है। ये देख रहे हो, ये और ये देख रहे हैं, ये किसमें ज्यादा सीरीज हैं? इलियम में। इफ यू हैव द थर्ड, जो चौथी थिंग है वो क्या है? आर्टीरियल आर्केड्स। और आर्टीरियल आर्केड्स का मकसद ये है कि अगर you have 3 or 4 series of the arterial arcades, then it is ileum। वो कहाँ नजर आएगा? जेजुनम में। वो ट्रांसपेरेंट जो होगा, ट्रांसलूसेंट, जिसमें आपको वेसल्स आपको नजर आएंगे। जैसे ना ट्रांसलूसेंट होता है, आप देखें, आप अगर अपना स्क्लेरा देखें तो थोड़ी थोड़ी कंजक्टिवा में ब्लड वेसल्स नजर, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्लड वेसल्स नजर आएंगी। और अगर आपको वहां पर कोई एक ही सीरीज या मुश्किल से 2 नजर आए तो ये जेजुनम है। और उसके बाद ये देखिए, उन आर्टीरियल आर्केड्स से क्या उठेगा? वेजा रेक्टा उठेंगे। अगर ना आपको वेजा रेक्टा लंबे लंबे और एक दूसरे से दूर दूर नजर आए तो ये जेजुनम है। और अगर वो छोटे और एक दूसरे के साथ कंजेस्टेड नजर आए तो ये इलियम है। तो दूसरा डिफरेंस, जो 5वां डिफरेंस है, वो क्या है? वेजा रेक्टा। तो 5वां डिफरेंस वेजा रेक्टा का है। इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपकी वाज़ेह हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा पहले एब्डोमेन को खोल के, ठीक है, हमने एब्डोमेन को खोल के उसकी जगह देखी, फिर उसको हमने उठा के उसकी मीजेंट्री की अटैचमेंट देखी, फिर मीजेंट्री के अंदर देख के उसकी ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट देखी। यहां भी अगर हमें यकीन ना आए फॉर एग्जांपल, तो फिर आप इसको थोड़ा सा काटें और काट के इसका पीस देखें और अंदर देखें तो उसका ल्यूमन इतना ब्रॉड, हमें अंदाजा हो जाएगा कि इतना ब्रॉड ल्यूमन इलियम का नहीं होता, जेजुनम का होता है। तो दूसरी चीज क्या? द ल्यूमन की विड्थ जो है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। तो आपको जो छठी चीज नजर आएगी वो उसका डिफरेंस क्या होगा? ल्यूमन का। और 7वीं चीज इसकी वाल। वहां वाल देखी क्या? थिक वाल, और यहां थिन वाल। तो इसकी मकसद है कि ये इसका दूसरा है, ये 7वीं चीज इसकी वाल है। आ जाएं आप 8वें। अभी भी आपको शायद यकीन ना आए तो फिर आप इसको क्या करें? आप इसको कट लगा के इसको खोलें ऐसे,
आप जब इसको खोलेंगे तो अंदर से ही नजर आएगा ये। अगर ना अंदर से नजर आए आपको क्या, एपिथेलियम। आपको शायद आपको बताया गया था, मेरा ख्याल है हमने बताया भी था लास्ट टाइम, कि कोई भी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो वो किस चीज का ये ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सिस्टम्स होते हैं, हर सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन टिश्यूज के बने हुए होते हैं। और टिश्यू बॉडी के अंदर होते ही 4 किस्म के हैं, सिर्फ बस 4 टिश्यू, 5वां कोई टिश्यू है ही नहीं। अगर तुम्हें स्टमक बनाना है ना तो ये है बुफे, इसमें 5 चीजें पड़ी, 4 चीजें, इन 4 में से बनाओगे, 5वीं कोई चीज नहीं है। और वो 4 चीजें क्या हैं? अगर आपका कोई टिश्यू आपको गोश्त जैसा नजर आए, जैसे गोश्त की बोटियां होती हैं, गोश्त, फ्लैश, तो ये होगा मसल टिश्यू, जिसका काम होगा कंट्रैक्शन, ताकि मूवमेंट हो सके। फिर वो भले स्मूथ हो, भले वो स्केलेटल हो, वॉलंटरी हो, इनवॉलंटरी, जो भी हो। एक टिश्यू ये होता है। एक होता है वो जो धागों की तरह हो, तो नर्व्स होंगी, वो ये होता है नर्वस टिश्यू। दूसरा टिश्यू ये होता है, इसका काम होता है सिग्नल्स को, मोटर एक्टिविटी को, सिग्नल्स को पहुंचाना, वहाँ से सेंसरी सिग्नल्स को लेना वगैरह वगैरह, वो ब्रेन को देना, और ब्रेन में वो परसीव करना, उनको ट्रांसमिशन हो, ये सारी चीज़ें उनका काम है, जैसे घर के अंदर बिजली होती है। तीसरा जो टिश्यू होता है, जिसको सरफेस होती है, जिसको सरफेस है, माने अगर आप स्टमक के अंदर बैठे हैं और स्टमक में फूड अंदर है, और फूड जिस चीज को पहले टच कर रहा है वो एपिथेलियम है। कायनात में किसी भी टिश्यू को सरफेस नहीं है सवाए एपिथेलियम के। कोई टिश्यू आप टच नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपका मकसद है कि आप भी नहीं, एयर भी नहीं, फूड भी नहीं, फ्लूइड भी नहीं, ब्लड भी नहीं, कोई चीज उसको टच नहीं कर सकती सवाए एपिथेलियम के। भले आपके पास स्किन हो, सबसे बड़ा ऑर्गन हो, लेकिन स्किन की सिर्फ एक ही चीज टच कर सकते हैं, वो होगा एपिथेलियम। और इसी को यहां इत्तेफाक से बोल देंगे एपिडर्मिस, वरना है तो एपिथेलियम ही। स्किन के लिए उसका खास नाम है एपिडर्मिस, इसके नीचे है डर्मिस, वो फील नहीं करेंगे आप, वो एपिथेलियम नहीं है। अब वो एपिथेलियम नहीं है तो क्या वो गोश्त है? क्या नहीं। क्या वो धागे हैं? नहीं। तो इसका मकसद है कि वो कोई चौथा टिश्यू है। अगर कोई एपिथेलियम नहीं है, अगर माने टच नहीं है उसको, सरफेस नहीं है, अगर कोई चीज गोश्त जैसी भी नहीं है और कोई चीज धागों जैसी भी नहीं है, तो यकीन मानो कि ये कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो चौथा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। आप बोले चौथा क्यों कनेक्टिव? क्योंकि चौथा कोई और टिश्यू, 5वां कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होता होगा ये? फिर आप ये ना सोचें कि कनेक्टिव टिश्यू पत्थर की तरह सख्त होता है, कि जेली की तरह नरम होता है, कि पानी की तरह होता है। किसी की तरह भी हो सकता है। अगर वो पत्थर की तरह सख्त हो, जैसे बोन, तो बोन क्या होता होगा? क्या बोन गोश्त जैसा है? तो मसल भी नहीं है। क्या धागे जैसा है? नर्व्स भी नहीं है। तो क्या टच किया जा सकता है? तो एपिथेलियम भी नहीं, तो फिर क्या होगा ये? तो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, पत्थर जैसा। तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद सारे कनेक्टिव टिश्यू पत्थर जैसे होते हैं। क्यों? कट लगा के तुम फैट बाहर ले आओ, चर्बी रखो इधर, एडिपोज टिश्यू। तो क्या है? क्या गोश्त जैसा है? गोश्त की कीमत में खरीदेंगे चर्बी क्या आप? नहीं है वो गोश्त जैसा। क्या धागे जैसा है? नहीं। क्या टच किया जा सकता है फैट को? नहीं। तो फिर क्या होता होगा? तो कहां बोन सख्त और कहां ये जेल जैसा? लेकिन इसी डेफिनेशन में आएगा। चलें इसको रहने दें, यहां से निकाल के ब्लड फेंक दें इसे। क्या गोश्त जैसा है ब्लड? या धागे जैसा हो? नहीं। क्या ब्लड को टच किया जा सकता है जब तक बाहर ना निकल आए? नहीं। इंटैक्ट बॉडी में नहीं टच किया जा सकता। तो ना एपिथेलियम है, ना वो मसल टिश्यू है, ना वो नर्वस टिश्यू है। तो फिर होता क्या होगा? अब अंदाजा लगाएं, एक पत्थर जैसा, एक जेल जैसा, एक पानी जैसा, लिक्विड, तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। क्यों? हमारी उस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इन्हीं से उठा के आप ये सारे ऑर्गन्स बनाएंगे। तो पहले ले आएंगे क्या? टिश्यू, उसकी एक खास प्रोपोर्शन में इसको जोड़ेंगे, ऑर्गन बन जाएगा। कुछ ऑर्गन्स को जोड़ेंगे तो सिस्टम हो जाएगा। उन सिस्टम्स को अंदर डालेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म खड़ा हो जाएगा। आप इससे भी आगे जा सकते हैं। टिश्यू, उसको उठा के आप देखें अंडर माइक्रोस्कोप, सेल्स, सेलों को अंदर जाके देखें तो आपको मिलेंगे उसके अंदर ऑर्गेनेल्स। यहां तक भी जाते हैं आप हिस्टोलॉजी में।
उस ऑर्गेनेल्स को और करेंगे तो फिर मिलेंगे आपको मॉलिक्यूल्स। यहां तक हम नहीं जाते, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स को और अंदर जाएंगे तो फिर एटम्स, उसको और जाएंगे तो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप इतनी भी अंदर जा सकते हैं। लेकिन हम इस लेवल हम हिस्टोलॉजी तक जाते हैं, बस अंडर माइक्रोस्कोप सेल देख लेते हैं, ऑर्गेनेल्स पढ़ लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करते हम अंडर से। तो ये जगह, इस जगह पे मैंने बताया कि ये तो यहाँ पर आपने देखा, तो ये अंदर आप क्या देखते हैं, अंदर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ क्या मौजूद होगा, यहाँ पर फूड, और इसको टच कर रहा होगा ना अंदर, इस चीज़ को सबसे पहले करेगा इसको, और तो किसी को कर ही नहीं सकता, तो ये एपिथेलियम होगा। इसको फिलहाल आप एपिथेलियम भी कहें, आप इसको म्यूकोजा भी कह सकते हो। तो एपिथेलियम और इसके नीचे कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के हम क्या कहते हैं, म्यूकोजा। तो ये म्यूकोजा है। अब दोनों के म्यूकोजा में फर्क देखें, क्या फर्क है? हाँ, ये इनर सर्कुलर नहीं है, इनर सर्कुलर तो मस्कुलेचर था ना, ये तो म्यूकोजा की फोल्डिंग्स हैं। अरे म्यूकोजा फोल्डिंग्स, कैसे म्यूकोजा फोल्डिंग है? अब देखें कि जेजुनम और इलियम के म्यूकोजा की फोल्डिंग्स में क्या फर्क है ये भी सर्कुलर, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये ऐसे है, ये हमने, ये क्या है, ये जेजुनम या इलियम है, इसको आप खोलें ऐसे, ये अंदर से क्या फील कर रहे हैं, म्यूकोजा। ये म्यूकोजा ऐसे फोल्डेड है, ऐसे, ठीक है, और ये फोल्डेड है। एक्चुअली मैंने इसको खोला है, हम इसको दोबारा ऐसे कर लेंगे, तो ये जो फोल्डिंग्स होंगी ये रिंग्स की तरह होंगी कि नहीं अंदर, और अगर अंदर हाथ डालेंगे तो ये स्मूथ पाएंगे कि रफनेस होगी यहाँ पर, इस रफनेस में, ये रफनेस क्या लॉन्गिट्यूडनल होगी कि सर्कुलर होगी? इसको हम कहते हैं लाइका, इसका दी लाइका। और लाइका स्टार्ट होता है पी से, लेकिन पी हम बोलते नहीं हैं क्योंकि पी के फौरन बाद वाविल नहीं होता। और आपको पता है पी के फौरन बाद अगर वाविल ना हो तो पी साइलेंट हो जाती। ये पिलाई का नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि पी आप पी को साइलेंट कर लेंगे, जैसे साइकोलॉजी, जैसे पी के बाद साइलेंट, क्योंकि वाविल नहीं है पी के बाद। क्या? तो इसलिए तो साइलेंट होता है। आप मुझे कोई बताएं जो पी के बाद जिसमें वाविल ना हो वो पी लिया जाए मुंह पे, साइकोलॉजी, और भी बहुत सारे हैं, सेक्रेटरी साइकोलॉजी, ये तो साइकी से निकला हुआ है। गुड, नमूनिया, तो न्यूमोनिया कहते हैं, पी के बाद एकदम से एन आ जाता है ना, वाविल होता है ना। साइकोलॉजी ये साइको से निकला हुआ है, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, ये सब कुछ यही है, सेम है, साइकोथेरेपी वगैरह ये सब, और भी बहुत होंगे। तो ये लाइका, क्योंकि ये लाइका है, लॉन्गिट्यूडनल है कि सर्कुलर है, तो उसको बोलते हैं लाइका सर्क्यूलियर्स। ये लाइका सर्क्यूलियर्स होते हैं। अब दोनों में फर्क देखें, जब आपने जेजुनम में होंगे और आपका मूड होगा कि मैं इसको जेजुनम कहूं, तो ये देखेंगे कि उसके लाइका सर्क्यूलर्स विल बी मोर कंजेस्टेड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये लाइका सर्क्यूलर्स एक दूसरे से दूर दूर होते जाएंगे। माने इसका मकसद है कि दे विल बी मोर और दे विल बी लेस नाउ। ऐसा कि आप जब इलियम पर पहुंच जाएंगे ना तो ये बिल्कुल उधर से साफ होगा, गंजा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वहां तो जाहिर है वो तो इलियम है ही, वहां हमें एंड में तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। तो यहां पर आपको बिल्कुल ऐसे, तो आपकी 8वीं जो डिफरेंस होगी वो क्या होगी, लाइका सर्कुलर, इसकी क्वांटिटी और इसकी कंजेशन और इसकी कंसंट्रेशन यहां पर। तो ये 8वां डिफरेंस है ये। उसके बाद आप यहां पर देखें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी में भी आएगा, और इसको थोड़ा सा आपको जहन बनाना होगा। मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी दिखाऊंगा, फिर ये आपको आइडिया। एस्ट्रोलॉजी में भी आपने जो कल मुझे भेजा था ना, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, इसलिए एब्डामिन को हम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करेंगे, इसलिए क्योंकि एब्डामिन के विसरा जितने भी हैं ना वो ब्रीफली डिस्कस करने हैं। देखिए ब्रीफली भी इतना नहीं, ब्रीफली कि ब्रीफली डिस्कस करना उनको सिलेबस में लिखा नहीं हुआ कि कितना ब्रीफली। आपको पता है ना कि ये हम लोग ब्रीफली कर लेंगे, तो उन्होंने बोला कि ब्रीफ, जब आपका एग्जाम आएगा ना फिर बोलेंगे ब्रीफ में ये भी था, तो इसलिए इतना कर लें कि फिर आपको वहाँ जाके पेपर करने में परेशानी ना हो, क्योंकि इन लोगों ने लिखा नहीं है कि कितना ब्रीफ। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि बाबा हमें मोटी मोटी चीज़ें ये पढ़ानी है कि क्या पढ़ाना है,
क्योंकि फिर इन टाइम पे बोल देंगे कि नहीं ब्रीफ में ये भी थे, आपको समझना था, आपको अकल नहीं है आपको। तो ये अब यहाँ पर अगर मैं, ये पूरा आपका इंटेस्टाइन है, ये हमारी वाल है, ये क्या है, ये वाल। इस वाल का एक पीस यहाँ से निकाल के यहाँ ले आए, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके पढ़ें। तो ये सबसे पहले ये क्या था, एपिथेलियम, वो यहाँ फूड पड़ा हुआ है। अब एपिथेलियम आपको पता है ना कि एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं ये ऐसे नहीं, ऐसे कोई हवा में नहीं खड़े हैं, इनको एक मेम्ब्रेन मिलती है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, या एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे ये आप सेल्स हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म फ्लोर मिला हुआ है आपको, जिसपे आप ऐसे अरेंज्ड हैं, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम को नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्ट। इसको कहते हैं हम लेमिना प्रोप्रिया, प्रॉपर लेमिना, प्रोप्रिया प्रॉपर को कहते हैं, प्रॉपर लेमिना। और ऊपर ये क्या था, एपिथेलियम। और इन दोनों को सपोर्ट कर रहा होता है एक बड़ा थिन सा मस्कुलर लेयर। ये वो नहीं इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल वाले, ये एक और लेयर है थिन सा, 2-4 ऐसे फाइबर्स ऐसे पड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं मस्कुलर लेयर तो है, इसको हम कहते हैं मस्कुलरिस इंटरना, अंदर का मस्कुलर लेयर, जो सपोर्ट करे किसको, लेमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियम को सपोर्ट दे। ये तीनों चीजें मिला के कहलाती हैं म्यूकोजा। समझे, इन तीनों चीजों को मिला के कहते हैं म्यूकोजा। किसका म्यूकोजा, इंटेस्टाइन का म्यूकोजा। तो इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में जस्ट एपिथेलियम नहीं होता, लेमिना प्रोप्रिया और इनर मस्कुलर लेयर भी होता है, सॉरी इनर मस्कुलर इंटरना या इंटरनल लेयर भी होता है। उसके बाद आता है फिर एक और थिक लेयर जिसको हम सब म्यूकोजा कहते हैं, क्योंकि ये म्यूकोजा के नीचे होता है। और अब होते हैं आपको वो इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और आखिर में पेरिटोनियम। ये वाला जो लेयर है थिक, ये वाल की थिकनेस यहां से बनती है ज्यादातर। पूरी जीआईटी आपकी ऐसे है, इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक ऐसा ही है, सिर्फ कुछ चेंजेस हैं बीच में, ये और बात है, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू हैव सम डिफरेंट चेंजेस। अब यहां पर क्या है, ये जो लेमिना प्रोप्रिया है, क्योंकि ये फूड है जो आप खा रहे हैं बाहर से, उसमें बेशुमार बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो नेचर ने जहां पर प्रोटेक्शन दी है, सीक्रेशंस के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन डाल दिए हैं तो बच जाएं आप। फिर स्टमक के अंदर फूड ज़्यादा रुकेगा, उधर नेचर ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए है कि बैक्टीरिया का उधर बेड़ा गर्क कर देगा। अरबों बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। HCl इम्यूनिटी है ज़बरदस्त आपकी। लेकिन जैसे आप इंटेस्टाइन में आते हो वहाँ एसिड नहीं है, तो ये एडवांटेज आपको नहीं है। तो नेचर ने वहाँ पर आपको लिम्फोसाइट्स के कलेक्शंस दे दिए हैं ताकि आपको बचाया जा सके, चेक पोस्ट की तरह। और वो आपको वो जो लिम्फोसाइट्स की कलेक्शन दी जाएंगी उसको कहाँ बिठाना चाहिए, क्या मस्कुलर लेयर में, सब म्यूकोजा में, इस मस्कुलर इंटरना में, क्या लेमिना प्रोप्रिया में। नुकसान या जो बैक्टीरिया है इसका खतरा कहाँ है, फूड में है ना। ये बैक्टीरिया किधर, कहाँ खतरा है कि कहाँ होते होंगे, फूड में। और फूड कहाँ होता है, ल्यूमन में। तो आप इस चेक पोस्ट को कहाँ बिठाएंगे, डीपली मस्कुलर लेयर में कि लेमिना प्रोप्रिया में, ताकि ये करीब से करीब आए उनके। आप समझे कि अगर मैं लेमिना प्रोप्रिया में बिठा भी देंगे हम, अंडरस्टैंड, अगर आप लेमिना प्रोप्रिया में बिठा भी देंगे तो ऊपर से तो एपिथेलियम आ गया, ऊपर से एपिथेलियम आ गया, तो आपका ये लेमिना प्रोप्रिया में ये क्या बैठे हैं, यहां पर लिम्फोसाइट्स के कलेक्शंस। इसको जरा समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में क्वेश्चन आएगा। ये लिम्फोसाइट्स के क्या बिठाए आपने, कलेक्शंस बिठाए, जैसे ना चेक पोस्ट होता है। और ये लिम्फोसाइट्स के कलेक्शन ये नहीं है कि ये आपने कंटिन्यूसली बिठाए हैं, ये आप अपने रास्ते में यहां बिठाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ के एक और थोड़ी जगह छोड़ के, ये छोटे छोटे चेक पोस्ट बैठे हैं, किसके, लिम्फोसाइट्स के। लेकिन आप कहेंगे सर ये किसके लिए हमने बिठाए, ताकि इन बैक्टीरिया को दबोच सके। लेकिन इनके ऊपर जो चढ़ा हुआ है क्या, एपिथेलियम, तो क्या बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए कि नहीं आ सकेंगे। तो जिस जिस जगह पे ये चेक पोस्ट बैठा हुआ है, माने क्या, लिम्फोसाइट का कलेक्शन, उस जगह पर ये जो आपका एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम बहुत ही थिन और ना होने के बराबर, ये बहुत ही जरा सा हो जाएगा जैसे एपिथेलियम। तो यहाँ बुश लाइक
एपिथेलियम होगा और यहां पर नहीं, और फिर यहां पे बुश लाइक, तो ये जगह खाली रह गई कि नहीं? यहां एपिथेलियम है फुल कि फ्लैट हो गया? तो आपको जगह जगह पर जहां जहां लेमिना प्रोप्रिया में अंदर लिम्फॉइड फॉलिकल्स बैठे हुए होंगे, ऊपर आपको कैसे पता चलेगा कि यहां अंडरनीथ ऊपर से एपिथेलियम थिक हो? तो आप अगर यहां देखेंगे तो कुछ जगहों पर एपिथेलियम गायब 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 नजर आएगा, तो इसका मकसद है कि अंदर कौन बैठा हुआ है? लिम्फॉइड फॉलिकल के कलेक्शन। तो ये पेचेस नजर आएंगे कि नहीं आएंगे आपको? इन पेचेस को कहते हैं, फिर एक और नाम है साइंटिस्ट का, इसका नाम है पायर, तो हम उसको कहते हैं पायर्स पेचेस। यानी जैसे ये बाल है ना, किसी किसी जगह पर आप देखेंगे वो आपके स्कैल्प का वो स्किन का बड़ा टुकड़ा होता है, वहां बाल नहीं आते, तो वो थोड़ा सा बाल्ड हो जाता है वहां पर, वो थोड़ा और टुकड़ा जहां पर नहीं आते, जहां थोड़ा और टुकड़ा, तो ये पेचेस नजर आएंगे कि नहीं? इन पेचेस को कहते हैं पायर्स पेचेस, समझ लो। तो वो जो जहां बाल नहीं है तो समझ लो एपिथेलियम नहीं है या फ्लैट है वहां पर, और उसके अंडरनीथ क्या मौजूद है? लिम्फॉइड फॉलिकल के कलेक्शन से। अब वो लिम्फॉइड फॉलिकल के कलेक्शन जो उस पायर पेचेस, उस पेचेस के नीचे हैं, वो अब फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये आपका डायरेक्ट, तो इसका मकसद है पायर्स पेचेस से ये मौजूद मिलते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहां पर आपको वो एसिड का प्रोटेक्शन यहां हासिल नहीं है, तो नेचर ने आपको ये दे दिया। अब मुझे आप बताएं पायर्स पेचेस कहां ज्यादा होंगे? इलियम में कि जेजुनम में? इलियम में कि जेजुनम में? इलियम में। क्यों? इलियम में क्यों ज्यादा, जेजुनम में क्यों कम? एसिडिटी तो दोनों में नहीं है। आपको जेजुनम में बिल्कुल कम मिलेंगे, न होने के बराबर, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े थोड़े जाहिर होंगे, और जब आप इलियम के करीब पहुंचेंगे तो कंजेस्टेड होंगे, वो तो बहुत ज्यादा होंगे। इलियम में ही क्यों ज्यादा है? इलियम के एरिया में क्यों ज्यादा है पायर्स पेचेस? ये आपका 9th पॉइंट ये होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ पायर्स पेचेस। तो पायर्स पेचेस लाइका सर्कुलर्स के बाद, जैसे लाइका सर्कुलर्स ऊपर से ज्यादा, नीचे आस्ते आस्ते कम होते गए, आखिर में तो मुकम्मल खत्म, वहां पर फिर पायर्स पेचेस उल्टा, ऊपर न होने के बराबर, और जैसे जैसे आते जाएंगे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और इलियम में बहुत ही ज्यादा। इलियम इसलिए बहुत ज्यादा होते हैं कि इलियम आता है कहां ओपन होने के लिए? लार्ज इंटेस्टाइन में, और इधर होता है एक स्फिंक्टर, इलियोसिकल स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं। तो फूड रुकता है उधर, कहां रुकता है? लास्ट पार्ट ऑफ इलियम में फूड रुकता है, और जहां फूड रुकता है, जहां चीजें रुकती हैं, वहां पर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब भी चीज रुकती है तो गंदगी उधर जमा होती है कि नहीं? पानी जब रुकता है तो उधर गंदगी होती है। जहां स्टेसिस होती है, जहां रुकावट होती है, वहां इन्फेक्शन होती है। एक रूल है कि वेयर देयर इज स्टेसिस देयर विल बी इन्फेक्शन। चीजें बहती रहेंगी तो इन्फेक्शन कम होती है, डाइल्यूट हो जाएंगी। तो कहां ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस है? जहां फूड रुकेगा। जेजुनम से लेके इलियम तक कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सीधा फ्लो, आखिर में रुकेगा किधर? लास्ट पार्ट ऑफ इलियम में। तो ज्यादा चेक पोस्ट किधर होने चाहिए? लास्ट पार्ट ऑफ इलियम में। इलियम में ज्यादा पायर्स पेचेस और ज्यादा लिम्फॉइड फॉलिकल्स के कलेक्शंस वहां पर ज्यादा होते हैं, बिकॉज द फूड स्टेज देयर। और स्फिंक्टर होता है वहां पर, गेट होता है, और आस्ता आस्ता गेट खुलता है तो फूड आगे बढ़ता है, तो रुकता है वहां पर फूड। ऐसी रुकावट आपको स्टमक में भी मिली थी, वहां पर नहीं थी लिम्फॉइड फॉलिकल्स की कलेक्शन की जरूरत इतनी। क्यों? एसिड था वहां पर पहले से, एसिड के तौर पे आपके पास प्रोटेक्शन थी यहां पर। तो ये आपको 9 डिफरेंसेस मिलेंगे, ये मेरे बुक में भी होंगे, इसको अच्छे तरीके से आप कर लें, और ये आप यहाँ पर देख लें कि ये इसको इस जगह पर आपको यहाँ पर लाइकवाइज इस तरीके से यहाँ पर करना है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेजुनम और इलियम ये दोनों हिस्से किस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये देखिए टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है जो अब लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से शुरू हो रहे हैं यहाँ से, एंड लाइक दिस आल्सो। तो जहाँ से हमने ये इलियम को काटा है यहाँ से, और ये देख रहे हैं इसकी मीजेंट्री, और ये देख रहे हैं इसकी कुछ ब्लड वेसल्स आती हुई, और यहाँ से देख रहे हैं ये अपेंडिक्स, ये सीकम है, और ये कोलोन उठ रहा है यहाँ से, ये लार्ज इंटेस्टाइन कहलाएगा। इसको करेंगे हम अब सैटरडे की क्लास में, और लार्ज इंटेस्टाइन हम खत्म करेंगे ताकि आपको पूरा जीआईटी का पोर्शन हो जाए। और उसके बाद आपके रहेंगे लिवर का मॉडल यहाँ पे ले आएंगे, मॉडल पर करवाएंगे आपको लिवर, क्योंकि मॉडल आपको देंगे वाइवा के अंदर जो आपसे आइडेंटिफाई कराया जाएगा यहाँ पर। तो दिस वाज योर क्लास।